Hello everyone. Today's topic is Carolingian Renaissance. Whatever we discussed till now in this paper, all are series of events and all are interrelated with each other. Like very firstly, the decline of Roman Empire, which causes many events and many invasion and expansion at the same time. Many barbarians invasion faced by the Roman Empire or the people of Rome, but at that time the emergence of Charlemagne was a very great thing, or we can say that a game changing thing. Charlemagne was a great ruler and a conqueror, and he conquered many parts of the Roman Empire and consolidated and built a great empire at the time of Dark Age. After decline of Roman Empire, the Rome or the Roman Empire was termed as Dark Age, and Charlemagne played a role like a source of light on that particular Dark Age. He made his empire great not only in terms of conquest and expansion, but also in terms of cultural or in terms of educational development. He made many schools, he invited many scholars from the world, and he also interested in education, though he was not well educated or not so much educated, but he was very interested in education and literature, and this cultural development was termed as the Carolingian Renaissance. कैरोलिंगियन रेनेसांस या फिर कैरोलिंगियन पुनर्जागरण जिसे हम कह रहे हैं, तो ये शार्लमेन के द्वारा किया गया जो सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्थान था या एक प्रकार का उद्भव था, उसे ही हम कैरोलिंगियन रेनेसां के नाम से जानते हैं। ऐसा समय जब रोम का पतन हो चुका था और उसे हम अंधकार युग कह रहे थे, लोग पढ़ना लिखना तक भूल गए थे, बार बार युद्ध हो रहे थे, बार बार आक्रमण हो रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, लोग अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। तो यही कंडीशन रोम का था, वेस्टर्न रोम का, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसका। लेकिन ऐसे ही टाइम पर शार्लमेन के विजय अभियानों ने उसके साम्राज्य को तो कंसोलिडेट किया ही, साथ में जब कोई भी साम्राज्य कंसोलिडेट हो जाता है तो शासक डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, साहित्य की ओर ध्यान देते हैं। ठीक वैसे ही शार्लमेन ने किया। शार्लमेन ने स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, बहुत सारे विद्वानों को उसने बुलाया और उसने खुद शिक्षा भी ग्रहण की। उसने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की, उसे संगीत में भी इंटरेस्ट था, उसने संगीत भी सीखा। और इस काल में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथों का फिर से लिखा गया, या जो विकृत हो गए थे, विकृत रूप में थे, फिर से जो बाइबल है उसका अनुवाद डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया गया सही ढंग से। साथ में आइनहर्ट के द्वारा लिखित जो शार्लमेन की जीवनी है, ये एक उच्च कोटि की साहित्य मानी जाती है इस समय की, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के समय। तो हम लोग जो यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ते हैं जो 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो वो पुनर्जागरण से ये पुनर्जागरण थोड़ा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। इस पर कई इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं कि केवल साहित्यिक विकास से या फिर बहुत सारे ग्रंथों के केवल पुनरावृत्ति से हम इसे पुनर्जागरण का नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ऐसा एक जब लोग पढ़ना लिखना भूल रहे थे और चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी, उस वक्त एक शासक के द्वारा इन सब चीजों में जान फूंकना, साहित्यिक डेवलपमेंट करना, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना
वो पुनर्जागरण से कम नहीं था, वो फिर से जागने जैसा ही था। तो भले ही कुछ मामले में वो जो आगे चलकर पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, उसके कंपैरिजन में कम था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो बहुत ही एनफ था उस समय कैरोलिंगियन साम्राज्य को कैरोलिंगियन रेनेसांस कहने के लिए। तो उसने ओवरऑल स्कूल्स का निर्माण किया और एक आइकन में जो उसकी राजधानी थी या फिर जहां पर उसका भव्य राज्य महल था, वहां पर उसने एक भव्य विद्यालय का निर्माण करवाया था, जहां पर पहले सिर्फ सामंत और उच्च कुलीन वर्ग के लोग ही पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे और भी वर्गों के लोगों को एंट्री मिलने लगा वहां पर। तो उसका जो इंटरेस्ट एजुकेशन को लेकर, अपने लोगों के लिए यानी अपनी प्रजा के लिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना, साहित्य से रिलेटेड कुछ करना, तो उसने ये सारी चीजें की। और विजय के साथ साथ इन सारी चीजों के करने के कारण या इन सारी चीजों के उत्थान करने के कारण ये साम्राज्य का जो एक पर्टिकुलर भाग है वो कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, जो कि शार्लेमेन के द्वारा लाया गया था। तो बेसिकली यही है कि एक ऐसा समय जो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था, अराजकता की स्थिति थी, लेकिन शार्लेमेन के बहुत सारे सुधार और बहुत सारे डेवलपमेंट से एक नई चीज की शुरुआत हुई, जो कि कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कैरोलिंगियन साम्राज्य में ही शुरू हुआ था। इससे पहले भी कैरोलिंगियन वंश के शासक थे, लेकिन चार्ल्स के जितना या शार्लेमेन के जितना महत्वपूर्ण काम किसी ने नहीं किया। तो इस काल को कैरोलिंगियन रेनेसा या कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो जस्ट ये एक बेसिक था। हम लोग देखिए लिंक कर रहे हैं चीजों को, कैसे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन करना, उसके बाद फिर बहुत सारे आक्रमण होना, फिर कैरोलिंगियन साम्राज्य के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसका एक टॉपिक, जैसे हम लोगों ने लास्ट डे चार्ल्स के बारे में पढ़ा, शार्लेमेन के बारे में पढ़ा, या उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और आज ये कैरोलिंगियन पुनर्जागरण को मैंने बता दिया कि जस्ट ये किस तरह से आया। और जब हम लोग आंसर को लिखेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा कि कहाँ पर विद्यालय बनाए, कौन कौन से विद्वान को इसने बुलाए, किस किस पर्टिकुलर बुक को इसने लिखवाया या उसकी पुनरावृत्ति करवाई, पांडुलिपियों को लिखवाया। तो ये सब बुक में अवेलेबल है सारी चीजें। तो मैं जस्ट यहाँ पर बेसिक एक जो कंसेप्ट है कि चीज क्या है कैरोलिंगियन पुनर्जागरण, उसे मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट।